Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 22nd June 2020, our topic of discussion is the passage of molecules into and out of the cell. लास्ट लेक्चर में हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल का जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा था और डिफरेंट जो पैसेजेस थे जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में से गुजरकर सेल के अंदर आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो उनके डिफरेंट पैसेजेस हैं, डिफरेंट वेज़ हैं और हमने उन सब की ब्रीफली उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज हम इन पैसेजेस को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑफ द पैसेजेस जो हैं वो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस को रिकॉल करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेंटेन करती है इक्विलिब्रियम को इनसाइड द सेल एंड एज वेल एज आउटसाइड द सेल, ठीक है। और इसके अलावा ये मेंटेन रखती है इंटरनल कंपोजिशन को, ठीक है। इक्विलिब्रियम करती है मेंटेन और जो भी कंपोजिशन होती है मटेरियल्स की इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल उसको इक्वली बैलेंस रखती है। तो सबसे पहला पैसेज जो है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो हैं मॉलिक्यूल जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। यानी जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, ये वहाँ से मूव कर जाते हैं टू लोअर कंसंट्रेशन। इसकी आम सादा अगर आपको ये डेफिनेशन समझाने के लिए एक एग्जांपल होगी तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम स्टेयर्स के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, और हमने पानी को फेंकना है, तो जब हम पानी को फेंकेंगे स्टेयर्स के ऊपर से तो वो हाई कंसंट्रेशन से मूव करेगा, ठीक है, और लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा है पानी वहाँ से मूव करके जहाँ पर पानी कम है पानी उस तरफ को जाएगा। बिल्कुल इसी तरह डिफ्यूजन में जितने भी जो एग्जांपल्स हैं वो तमाम एग्जांपल्स बिल्कुल इसी तरह हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और डेफिनेशन है, ठीक है, वो भी इसके जैसी ही है, ठीक है, बिल्कुल डिफ्यूजन जैसी। तो उसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, मॉलिक्यूल जो है वो खुद ब खुद हाई जो कंसंट्रेशन है उससे मूव करते हैं टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। बिल्कुल इसी तरह जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें भी मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और इसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अदर पैसेजेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह ही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करें हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन अगर ये डिफ्यूजन की तरह ही है तो हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पेश आई है? तो इसका जवाब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें से डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं। या तो उनका साइज़ का इशू होता है या उनकी जो चार्ज है उसका इशू होता है, जिसकी वजह से चार्ज और साइज़ की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो फिर उस वक्त हमारे पास हेल्पर के तौर पर एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती है, वो मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ले जाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें भी कोई भी जो एनर्जी का यूज़ है वो भी नहीं होता, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की,
क्योंकि इसमें भी जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है वो नहीं होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो पैसेज है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजरते हैं किसी भी सोल्यूशन के, फ्रॉम लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। जब एक सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, और एक होता है सोल्यूट। और केमिस्ट्री में तो आपने इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में। यानी अब एक सोल्यूशन में जैसे अगर हम पानी और चीनी इनको मिक्स करें तो उसमें जो पानी है, ठीक है, वो सॉल्वेंट है, और जो चीनी है, शुगर है, वो सोल्यूट है। यानी जो कंसनट्रेटेड चीज़ है या जो इस तरह के अमाउंट में है, ठीक है। तो इस तरह जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों मिलकर एक सोल्यूशन बना रहे हैं। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर होती है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये पानी जो है वो मूव कर रहा है जहाँ पर लेस सल्यूट कंसंट्रेशन होती है किसी भी चीज़ की, लाइक शुगर है, सॉल्ट्स हैं, टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। यानी अब जहाँ पर नमक, अगर हम नमक को देखें तो एक बॉल में हम एक साइड पर थोड़ा सा नमक डालें और एक साइड पर ज़्यादा नमक, तो पानी जो होगा वो कम नमक वाली जगह से ज़्यादा नमक वाली जगह पर चला जाएगा, ठीक है। यानी वो जो ज़्यादा नमक होगा वो उस पानी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस, के मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस के रूल्स को अगर हम देखें तो इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं टॉनिसिटी के कंसेप्ट से। टॉनिसिटी कहते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड, ठीक है। यानी दो सॉल्यूशंस जो हैं उनमें उनकी कंसंट्रेशन जो सल्यूट की है उनकी रिलेटिव अमाउंट में जब उनको कंपेयर करते हैं तो वो टॉनिसिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो अब दो बच्चे हैं जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब वो एक पॉइंट से मूव कर रहे हैं तो उनकी एक दूसरे के लिहाज से जब हम मेयर करते हैं उनकी मूवमेंट, ठीक है, तो वो रिलेटिव मीनिंग्स में आती है, ठीक है। यानी एक दूसरे के लिहाज से जब हम कोई चीज़ देखेंगे तो इस तरह टॉनिसिटी के लिहाज से तीन तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें मोर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट्स की। हाइपोटोनिक में लेस कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की। आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हैं आइसोस्केल्स, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल, लाइक जिनके जो तीनों जो साइड्स हैं और तीनों एंगल्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आइसो का मतलब होता है सेम। तो इसी तरह जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें इक्वल कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की, यानी उसको जिस और से भी कोई कंपेयर करेंगे किसी और साल से भी तो दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट्स की। हाइपर, जैसे हाइपरटेंशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, ठीक है। और हाइपो, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, जिसे कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत डाउन चला गया है बॉडी में, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है वर्ड हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि हाइपर, हाइपर का मतलब है ज़्यादा, हाइपो का मतलब है कम और आइसो का मतलब है सेम। तो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा उसमें रिलेटिवली मोर सोल्यूट्स होंगे देन सराउंडिंग्स, ठीक है। हाइपोटोनिक में लेस सोल्यूट होंगे देन सराउंडिंग, आइसोटोनिक में सेम होगा एज सराउंडिंग। अब ये तीनों सोल्यूशंस जो हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, इन तीनों को हमने देखना है कि ये किस तरह वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम इन एनिमल सेल्स में देखते हैं कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम किस तरह आती हैं। अब एनिमल सेल जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, अगर इसे आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होता है कि जो इसका सेल वॉल्यूम है वो बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे पहले है, कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि जितनी अमाउंट इसमें से मटेरियल्स की निकलती है, वाटर की निकलती है, उतनी ही वापस आ जाती है, ठीक है। यानी आइसो है, ये सेम कंडीशन रहती है जैसे कि पहले था वैसे ही, ठीक है। यानी जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें से निकले हैं उतने ही वापस एंटर हो गए हैं।
और अगर एक एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सिचुएशन में रखा जाए तो क्या होगा, वाटर इसके अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है, सेल स्वेल हो जाएगा एंड में रप्चर लाइक ओवरफिल्ड बलून, और पानी जो होगा वो सेल के अंदर भर जाएगा और सेल जो है वो रप्चर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बलून को ज़्यादा पानी से भर ले तो वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह एनिमल सेल जो है वो भी रप्चर हो जाएगा। Similarly, an animal cell placed in hypertonic solution will lose water and shrink in size। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि एनिमल सेल को अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो इसमें से जितना भी पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा गया है जिसमें जो सॉल्ट्स हैं ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर से सारा जो पानी है वो मूव कर जाएगा लाइक लेसर सल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसनट्रेशन, ठीक है। तो बाहर सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन में, तो इसलिए जो सेल के अंदर का पानी है वो तमाम बाहर आ जाएगा और सेल का सारा पानी लूज़ हो जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा अपने साइज़ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है तरीका देन एनिमल सेल। लाइक मूवमेंट तो बिल्कुल वैसे ही होती है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो सेल है वो रप्चर नहीं होता है, ठीक है। उसके और अदर फिनोमिनाज हो जाते हैं लेकिन सेल जो है वो रप्चर नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। एनिमल सेल्स की जो आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। तब होता क्या है, मोस्ट प्लांट जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो उनके अंदर ही रहता है, ठीक है, और उनके वैक्यूल के अंदर। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि पानी जो वैक्यूल के अंदर आता है वो इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट कि वैक्यूल का भी साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब वैक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से वो सेल वॉल पर प्रेशर डालता है, ठीक है। लेकिन जब सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होती है और प्लांट सेल जो है वो रप्चर नहीं हो पाता, तो इस ये रप्चर होने की बजाय क्या करता है कि जो सेल वॉल है उस पर प्रेशर डालता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। तो जो ये आउटवर्ड प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है सेल वॉल के ऊपर अंदर की तरफ से, इंटरनल वाटर की तरफ से, उस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस फिनोमिना को कहते हैं टर्गर, ठीक है। एक बार फिर से सुन लें कि होता क्या है कि सेल जब रप्चर नहीं हो पाता ड्यू टू सेल वॉल तो क्या होता है, वैक्यूल अंदर की तरफ से इंटरनल प्रेशर लगाता है जो कि सेल वॉल की तरफ लगता है, ठीक है, कि सेल वॉल जो है वो रप्चर हो जाए और पानी बाहर चला जाए। लेकिन पानी बाहर नहीं जाता और सेल जो है वो टर्जिडिटी में आ जाता है, यानी सख्त हो जाता है, तनाव में आ जाता है, जिसे कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस फिनोमिना को कहते हैं टर्गर। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में इसे रखा जाए तो क्या होगा कि नेट अपटेक ऑफ वाटर जो है वो सेम होगी, जितनी अंदर जाएगी पानी उतना ही बाहर आ जाएगा, ना तो ये तनाव में आएगा, टर्जिड नहीं होगा, और ना ही ये चिपटा हो जाएगा, फ्लैसिड, ठीक है। और अगर इसे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाए तो क्या होगा कि प्लांट सेल में जितना भी पानी है वो तमाम लूज हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स किस तरह वर्क करते हैं। अब जैसे लीव्स हैं, लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उसकी एपिडर्मिस में, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा को कवर किया होता है गार्ड सेल्स ने, ठीक है। यानी जैसे गार्ड होते हैं ना, किसी भी कॉलोनी के बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो गेट की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्टोमेटा के इर्द गिर्द होते हैं गार्ड सेल्स जो कि इसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग को कंट्रोल करते हैं। अब दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स जो हैं उनके अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है, यानी उनके अंदर जो पानी की ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है उनके एपिडर्मल सेल्स में। तो जब उनमें ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो पानी जो है वो मूव करके गार्ड सेल्स में आ जाएगा और गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे। तो जब गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं तो ये एक सख्त सा झुका हुआ शेप बना देते हैं, और जिससे ये पोर जो है वो उनके दरमियान में वो ओपन हो जाता है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। दिन के टाइम इस तरह होता है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम एट नाइट टाइम क्या होता है कि जो
फोटोसिंथेसिस है उसका प्रोसेस नहीं हो रहा होता और ग्लूकोज भी नहीं बन रही होती है, और गार्ड सेल्स में इस तरह ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी कम होती है और ग्लूकोज जो है वो मूव कर जाता है इन अदर सेल्स। ठीक है, तो क्या होता है कि गार्ड सेल्स में जब पानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो उसकी वजह से जो पानी है वो भी वहाँ नहीं रहता, पानी भी वहाँ से चला जाता है। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, चिपटे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और इस तरह जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा की वो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियली जो हम सेपरेट बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, वो बैक्टीरिया और वायरसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उनका साइज़ बड़ा होता है, वो उस मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते, जबकि वायरसेस का साइज़ बहुत स्मॉल होता है और वो आसानी से वहाँ से गुजर जाते हैं। इसके अलावा एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे यूज़ किया जा रहा है सॉल्ट्स और वाटर को अलग करने के लिए, यानी उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे कि हमने कहा कि जहाँ पर सॉल्ट की ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी पानी उस तरफ मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरह से कि वो सॉल्ट्स और वाटर को अलग अलग कर दें, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स करते हैं कि वो मूव करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। एड कहते हैं हेल्प को, हाइड्रो कहते हैं वाटर को। ठीक है, तो वाटर के प्रेशर और ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्सफुली सेपरेट करना है तो उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। Okay class, now take out your page 69. पेज नंबर 69 निकालें। तो सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन, ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बाद ये नीचे जो एग्जांपल है ये वाटर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। ठीक है, कि जब वाटर जो है फ्रीज होता है 0 डिग्री पे होता है तो मूव नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी आइस से मेल्ट होकर पानी की तरफ वो आ रहे हैं और उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें इसकी जो मेन एग्जांपल हैं वो हैं कि डिफ्यूजन इज़ वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल्स एज वेल एज across cell membrane. Carbon dioxide, oxygen, glucose can cross the cell membrane by diffusion. Gas exchange in gills and lungs occur by this process. Movement of glucose molecule from small intestine lumen into blood capillaries of villi and other example of diffusion. इसके बाद है passive transport की definition. Cell does not expand energy when molecule diffuse across its membrane. The diffusion type is called passive transport. ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखकर और उसमें अगर आप आगे लिखें कि विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी और विदाउट द एक्सपेंड ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। इसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज। सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन into or out of the cell with the help of transport protein present in cell membrane. अब नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। When a transport protein moves a substance from higher concentration to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और जो लास्ट लाइन है वो भी नोट के लिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि इसमें भी एनर्जी यूज जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट पेज पे है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन फर्स्ट टू लाइंस में। ठीक है, उसके बाद टॉनिसिटी की डेफिनेशन है, टॉनिसिटी की आप हेडिंग देंगे। ठीक है, और टॉनिसिटी में ही आप ये तीनों कंडीशंस लिखेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक।
और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोनिसिटी की डेफिनेशन और जो रिलेटिव कंसंट्रेशन हमने देखनी है अकॉर्डिंग टू टोनिसिटी वो, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड में भी आती है और एमसीक्यूज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कैसे होती है, हाइपोटोनिक में कैसी होती है, आइसोटोनिक में कैसी होती है। देन वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें उन्होंने बताया है एनिमल सेल्स के बारे में, ठीक है। और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बताया है प्लांट सेल्स के बारे में। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि बिल्कुल सेपरेट करके एनिमल सेल्स में आइसोटोनिका, हाइपोटोनिका, हाइपोटोनिका, तो आपने यहाँ से देख के अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लेना है उसको सेपरेटली, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह ही आपने जो प्लांट सेल है उनका करना है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो है ये मैंने आपको ये स्लाइड्स में सेपरेट करके दिखाए हैं, तो आपने बिल्कुल ये सेपरेट वाले पॉइंट्स ही करने हैं याद। और बुक पर भी आपने बिल्कुल ऐसे ही हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक की हेडिंग्स देकर पहले पैराग्राफ में एनिमल सेल्स को और दूसरे पैराग्राफ में प्लांट सेल्स को आपने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। बिल्कुल आपने यहाँ पर भी ऐसे ही सेकेंड लाइन से डे टाइम वाला स्टार्ट हो रहा है और थर्ड लास्ट लाइन से नाइट टाइम वाला। अब इसके सामने एक बॉक्स है वो देखें। द टर्गर ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप्स ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स एंड सॉफ्ट पोर्शंस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। कि जो टर्गर होता है, तनाव होता है प्लांट्स में, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो शेप को मेंटेन रखता है नॉन वुडी प्लांट की, सॉफ्ट पोर्शन की, ट्रीज़ और श्रब्स की, ठीक है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये भी मैंने आपको सेपरेट करके इस स्लाइड में दिखा दी हैं, तो आपने बुक में ऐसे ही इसको अंडरलाइन कर लेना है, सेपरेटली इसके पॉइंट्स बना लेना है, ठीक है, और उसको वैसे ही याद करना है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट 2 लाइंस में फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है, उसके बाद फिल्ट्रेशन की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल इन द बॉडी ऑफ एनिमल ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स to move through the semi-permeable membrane of the capillary wall cells. In filtration, the pressure cannot force large molecules such as protein to pass through the membrane pores. ठीक है, कि जो प्रेशर होता है, वाटर प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है, वो सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ही फोर्स करेगा कि वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करें, लार्ज मॉलिक्यूल्स को नहीं करेगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।